Bismillahirrahmanirrahim. Okay जी, so we were discussing about cross section studies. अच्छा, ठीक है, मैंने आप लोग के साथ करनी है स्क्रीन शेयर और आप लोगों को मैंने बताना है ओके, ठीक है जी। अब जब हम आवाज आ रही है बेटे मेरी ना? आवाज क्लियर है ना? मुझे एक बंदा कंफर्म कर दो। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लास्ट वीक कर रहे थे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग भी ऑलवेज मेक 2x2 टेबल। जब हम कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम हमेशा 4 ग्रुप्स हमारे पास बन जाते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी प्लस ग्रुप डी। ठीक है, 4 ग्रुप्स हमारे पास हमेशा बनेंगे किसी भी स्टडी में, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट, आरसीटी, कोई भी स्टडी हो। और उन 4 ग्रुप्स के बनने के साथ साथ हम हमेशा क्या कर रहे होंगे, हम हमेशा बना रहे होंगे 2x2 टेबल्स। क्या बना रहे होंगे? 2x2 टेबल्स। कैसे बनाएंगे बेटे? मेरा जरा आप लोगों ने ना 2 rows 2 columns, 2 rows 2 columns, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी जरा ड्राइंग को आप लोगों ने करना है एक्सक्यूज, ठीक है। ऊपर आ जाएगा डिजीज, ठीक हो गया? ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी इन लोगों को डिजीज है, जिनको हम यहां रखेंगे इनको डिजीज नहीं है। इस साइड हम हमेशा लेंगे एक्सपोजर, यानी वो क्या, रिस्क फैक्टर। ठीक हो गया? अगेन यहाँ पे वो लोग जिनको एक्सपोजर है, यहाँ पे वो लोग जिनको एक्सपोजर नहीं है। ठीक, यहां हम हमेशा लेंगे, हमेशा ए, यहां हमेशा क्या होगा, बी, यहां हमेशा क्या होगा, सी, और यहां हमेशा क्या होगा, डी। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड किया आपने? ये हमेशा 2x, जब भी हम कोई स्टडी डिजाइन अपना कंडक्ट करके डेटा कलेक्ट कर लेंगे, 4 ग्रुप्स के लोग हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद इन 4 ग्रुप्स के लोगों को हमने इस तरह के टेबल में फिट इन करना है। ठीक है, और हमेशा टेबल इसी तरह बनाना है। इसी तरह से क्या मुराद है, डिजीज हमेशा ये यहाँ टॉप पे आएगी, ये यहाँ पे, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव। यानी पॉजिटिव मींस ऐसे लोग जिनको डिजीज है, और नेगेटिव मींस ऐसे लोग जिनको डिजीज नहीं है। इसी तरह एक्सपोजर हमेशा ये इस साइड पे, रो की साइड पे आएगा, डिजीज हमेशा कॉलम की साइड पे आएगी। ठीक है, एक्सपोजर में पहले ये लोग जिनको डिजीज है, जिनको सॉरी एक्सपोजर है, और नीचे वो लोग जिनको एक्सपोजर नहीं है। ठीक है बेटे? अच्छा, अब जनाब ग्रुप ए में कौन से लोग होते थे, जरा अभी मैंने जो स्क्रीन शेयर करके बुक से दिखाया था, ग्रुप ए में कौन से लोग थे जिनको एक्सपोजर भी था और डिजीज भी था? ऐसे ही है ना? ग्रुप ए में कौन से लोग थे? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? जिनको एक्सपोजर भी था, जो सोडियम भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, और जिनको हाइपरटेंशन भी था। लेट्स से हाइपोथेटिकली लेट्स से वो लोग हैं 20। लेट्स से ग्रुप बी में कौन से लोग थे? बुक से जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ग्रुप बी में वो लोग थे जिनको एक्सपोजर था, सोडियम वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन उनको हाइपरटेंशन नहीं था। लेट्स से वो लोग हैं 15। ग्रुप सी में कौन से लोग थे? ग्रुप सी में वो लोग थे जिनको एक्सपोजर नहीं था, ये एक्सपोजर नहीं था लेकिन फिर भी डिजीज थी। लेट से वो लोग हैं 10। और ग्रुप डी में कौन से लोग थे?
वो लोग जिनको एक्सपोजर भी नहीं था, ये देखो नेगेटिव, और डिजीज भी नहीं थी, ये नेगेटिव। लेट से वो लोग हैं कितने, 30। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस बंदे से भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हुए या इवन कोई भी स्टडी करते हुए, वो इन चारों में से किसी ना किसी ग्रुप में लाजमी फॉल करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पांचवा ऑप्शन हो या वो इन चारों में से किसी में फॉल नहीं करा, किसी पांचवी जगह पे फॉल करे। इन चारों में से किसी ना किसी एक जगह फॉल जरूर करे। ये वाली बात समझ आई है? जी बेटे, ये समझ में आया है 2x2 टेबल हमने कैसे बना लिए? यस सर। गुड, ठीक है। अच्छा, अब जरा इस 2x2 टेबल को होपफुली आपने बनाया है या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लिए, इसको जरा आपने अपने सामने रखा। अब जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात कर रहे हैं, मैंने पिछला सेशन एंड होते हुए क्या बताया था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने का? हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये देख सकें, ये डिटरमिन कर सकें कि क्या एक्सपोजर और डिजीज में कोई एसोसिएशन है या एक्सपोजर और डिजीज में कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, वो करने के लिए हमारे पास देयर आर 2 ऑप्शंस ये डिटरमिन करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप बेशक लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कैलकुलेट द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज in exposed, calculate the prevalence of disease in exposed versus unexposed। और दूसरी ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट द प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज्ड वर्सेस नॉन डिजीज्ड। मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले 2 ऑप्शन है हमारे पास जब भी हम क्रॉस सेक्शन स्टडी को कंडक्ट करेंगे। किस चीज के लिए 2 ऑप्शंस हैं? टू डिटरमिन द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कैलकुलेट प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड वर्सेस अनएक्सपोज्ड। सेकंड ऑप्शन है कैलकुलेट प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। ठीक हो गया जी? अब जरा वापस स्क्रीन शेयर करते हैं। मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बेइंतहा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ठीक है, ये बेटे ऊपर। अब आप ये लेफ्ट साइड पे से भूल जाओ, ये डिजाइन हम देख चुके हैं, आपको पता समझ आ गई आपको कि हमारा डिजाइन क्या होगा। अब आप जरा इस ये जहां पे मेरा कर्सर मूव करे, हैंड, इसको जरा इस पे फोकस करना। ये वही 2x2 टेबल है जो अभी मैंने आपको खुद ड्रॉ करके दिखाया। ये डिजीज ली, ये पॉजिटिव है, ये नहीं, यहाँ पे डिजीज है। ये वो वाला कॉलम है जो नेगेटिव है, जहां पे डिजीज नहीं है। ये एक्सपोजर लिया, ये वो वाली रो है जहां पे एक्सपोजर पॉजिटिव है। ये वो वाली रो है जहां पे एक्सपोजर मैंने नेगेटिव का साइन बना दिया था। ये वही टिपिकली ABCD, A एक्सपोज्ड एंड डिजीज, B exposed but no disease, C not exposed but diseased, and D not exposed not diseased। ये तो अब आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, we have 2 options। पहली ऑप्शन है, अभी आप इसको भूल जाओ, ये राइट, ये जो B लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। A, ये जो कैपिटल A लिखा हुआ है ये वाला, जस्ट फोकस ऑन दिस। पहली ऑप्शन मैंने क्या बताई थी, हम ये कर सकते हैं प्रेवलेंस ऑफ डिजीज को कैलकुलेट करें। किसके अंदर कैलकुलेट करें? इन एक्सपोज्ड वर्सेस
अनएक्सपोज्ड। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? किस चीज की प्रेवलेंस? डिजीज की प्रेवलेंस। प्रेवलेंस क्या होती थी? प्रेवलेंस का फॉर्मूला अगर अपने पास लिख लो बड़ा बड़ा करके सामने, न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सही, यही फॉर्मूला है, इसी को लेके हमने चलना है। कैलकुलेट हमने किस चीज की प्रेवलेंस करनी है? डिजीज की प्रेवलेंस। किस चीज में करनी है? इन एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। अच्छा, न्यू एंड ओल्ड केसेस की अगर हम बात करें, हमने जनाब किस चीज की प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है? डिजीज की। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट की सिनेरियो की, जहां पे हम डिजीज की प्रेवलेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसके अंदर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? एक्सपोज्ड में। पहले हम सिर्फ देख सकते हैं, हमने ये देखना है, यानी अब पहला सिनेरियो में ले रहा हूं, सिर्फ ए को आप ज़हन में रखो और उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो लोग एक्सपोज्ड है उनमें डिजीज की क्या प्रेवलेंस है। जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनमें डिजीज की क्या प्रेवलेंस है। प्रेवलेंस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। प्रेवलेंस के डिनोमिनेटर पे पहले आ जाओ। डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? वो सारे लोग जो एक्सपोज्ड हैं, ऐसे ही है ना? कौन से ग्रुप्स एक्सपोज्ड हैं? ग्रुप ए एक्सपोज्ड है, बिल्कुल है। ग्रुप बी एक्सपोज्ड है, बिल्कुल है। ग्रुप सी एक्सपोज्ड है, नहीं। ग्रुप बी एक्सपोज्ड है, नहीं। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। न्यूमरेटर में हम क्या लेते होते हैं? न्यू एंड ओल्ड केसेस। इस एक्सपोज्ड वाली जो पॉपुलेशन है उसमें से किनको डिजीज है? केसेस वही होते हैं ना पब्लिक हेल्थ में, एपिडेमियोलॉजी में, जिनको डिजीज होती है। किसको डिजीज है? ए को डिजीज है, बिल्कुल है। बी को है डिजीज? नहीं, बी तो वो नो डिजीज वाले हैं ना। तो न्यूमरेटर में जस्ट क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमने देखना है डिजीज की प्रेवलेंस किसमें? नॉन एक्सपोज्ड में। अब ऊपर वाले इसको भूल जाना है आपने, ये जो येलो कलर से ए बी है इसको भूल जाना है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ इसको याद रखो। अब हमने डिजीज की प्रेवलेंस देखनी है किसमें? नॉन एक्सपोज्ड में। प्रेवलेंस का फॉर्मूला आपके सामने। डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन। नॉन एक्सपोज्ड कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सी है और डी है। सी प्लस डी टोटल पॉपुलेशन आती है। अच्छा, अब हमने किस चीज की प्रेवलेंस देखनी है? डिजीज की प्रेवलेंस देखनी है। किस ग्रुप को इनमें से डिजीज है? सी को है डिजीज, बिल्कुल। सी ये ऊपर से देख लो, सी डिजीज वाला है। डी को है डिजीज? नहीं, डी नो डिजीज वाला है। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सिर्फ सी। डिनोमिनेटर में टोटल पॉपुलेशन विच इज सी प्लस डी। इसका मतलब है हमने पहली अप्रोच डिस्कस कर ली, यानी प्रेवलेंस ऑफ डिजीज हमने कैलकुलेट करनी है और पहले एक्सपोज में कर ली वर्सेस नॉन एक्सपोज कर ली, दोनों को कंपेयर कर दिया। इसका मतलब है कि वो जो अभी मैंने आपको मैनुअली एग्जांपल दी थी उसके अंदर मैंने ए कहा था 20 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली और बी मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 15 है ना? तो जनाब हम आ जाते हैं, ए को ले लिया मैंने 20 और बी, ए प्लस बी 20 प्लस 15, 20 डिवाइडेड बाय 55.57, ठीक है ना? वर्सेस सी मैंने कितना लिया था? 10 और डी लिया था 30। 10 डिवाइडेड बाय 40.25, यानी जब इसको मैंने सॉल्व किया a डिवाइडेड बाय a प्लस बी तो क्या आया? 0.57। और जब इसको डिवाइड किया c डिवाइडेड बाय c प्लस डी तो क्या आया? 0.4। ज्यादा बड़ा क्या है? 0.57 बड़ा है या 0.40 बड़ा है? 0.57 बड़ा है ना। इसका मतलब है जो लोग एक्सपोज्ड थे उनमें डिजीज की प्रेवलेंस क्या है? ज्यादा है। जो लोग
ज्यादा सोडियम कंज्यूम कर रहे थे उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा है कंपेयर टू वो लोग जो कम सोडियम यूज कर रहे थे। क्लियर? ये हमने फर्स्ट अप्रोच यूज करके रिजल्ट तक हम पहुंच गए। बेटे प्लीज मुझे बताओ अगर समझ नहीं आया, दिस इज क्वाइट टेक्निकल। सर लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें, वर्सेस वाला कि 0.57 0.25। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपनी फॉर्मूला, ये मेरे पास आ गया था, ये दोनों की a डिवाइडेड बाय a प्लस बी वर्सेस c डिवाइडेड बाय c प्लस d। मैंने जो हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली थी मैंने बस उसको इन फॉर्मूला में, उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाले। a मैंने कितना लिया था, कितना लिया था आपने नोट किया था 20, b मैंने कितना लिया था 15, ऐसे ही है 20। ये सर वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 यानी 20 डिवाइडेड बाय 35 कितना आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 35 खुद कर लो कितना आ गया 0.57 आ गया। गुड, साइड पे लिख लो। अब c बाय c प्लस d पे आ जाओ। c कितना लिया था मैंने, 10 लिया था। यस सर 10 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 0.25 ना 0. कितना आता है, हाँ 0.25 बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाय 40 0.57 वर्सेस 0.25 क्या बड़ा है, 0.57 बड़ा है ना। यस सर। इसका मतलब है कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इज मोर इन एक्सपोज्ड, जो हमने पहले a बाय a प्लस बी किया था उसका आंसर बड़ा है ना। प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इज मोर इन एक्सपोज्ड कंपेयर्ड टू प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन अनएक्सपोज्ड। c बाय c प्लस डी का आंसर छोटा है ना। तो हम इन अदर वर्ड्स अगर आपसे कोई कहे कि भाई इंटरप्रेट कर दो, भाई कैलकुलेट तो कर लिया 0.57 और 0.25 समझ आ गया, क्या कंक्लूड करें इससे, हम लोगों को क्या बताएंगे, क्या करें, हाइपरटेंशन ना हो ऐसा क्या करें। तो भाई इंटरप्रिटेशन हमारी ये है कि जो लोग सोडियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा है कंपेयर टू वो लोग जो सोडियम कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई आप अपने डाइट्स में, अपने मील्स में सोडियम को कम कंज्यूम। क्लियर हुई ये चीज? यस सर समझ आ गया। बेटे और किसी को, मैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे इसलिए मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। ये पता नहीं, या तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे से। मैंने जब ये चीज पहली बार हमने पढ़ी थी एमफिल में, तो मुझे तो 3 दिन तक रात को नींद नहीं आई थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे ऊपर से गुजर गया। ठीक है, तो आप लोग को सबको समझ में आ गया? यस सर। मालूम गया तो फिर यस सर। जबरदस्त। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए। मैं हमने पढ़ा था ना कि जी बेटे, सर आपके सर अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। नहीं मेरे से बहुत अच्छा पढ़ाते थे। no, मैं वैसे, लेट मी एडमिट, आई वाज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई वाज डैम हार्ड वर्किंग बट आई वाज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता होता था लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था, ये पक्की बात। अच्छा 12, चलो जी, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच हो गई बेटे। क्या मतलब फर्स्ट अप्रोच हो गई, यानी जहां पे हमने कैलकुलेट किया है प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड वर्सेस अनएक्सपोज्ड, ये हमारी फर्स्ट अप्रोच हो गई। अगर हम चाहें तो हम इसको, ये हमारा आंसर आ गया हुआ है, ये हमने जो अपनी स्टडी, अपना सर्वे, वो सिहाला वाली एग्जांपल लेके मैं चल रहा था, ये हमने यहां तक करके हमने अपना कंक्लूजन फाइंड कर लिया। हमें हम बिल्कुल, ये हमारा खत्म हो गया काम। अब अगर हम चाहते हैं तो हम इस फर्स्ट अप्रोच को यूज ना करें और जो अब मैं बताने जा रहा हूं सेकंड अप्रोच, उसको यूज कर लें, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, सेकंड अप्रोच क्या है, वो ये चैट में कुछ आ गया है। अच्छा, हुरमत इज आस्किंग सर यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, हम फॉर दोज पर्पसेस हम कर सकते हैं बिल्कुल 1000 से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल अगर अपनी प्रेवलेंस को बताना चाह रहे हैं, रिपोर्ट करना चाह रहे हैं 1000 में,
तो हम बिल्कुल बेटे कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई उसके अंदर इश्यू नहीं है। आप बिल्कुल बता सकते हो कि पर 1000 ये प्रेवलेंस आई है हमारी डिजीज की, कोई इश्यू नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड अप्रोच की तरफ, मैंने जैसे कहा कि अगर हम चाहते हैं तो हम यहीं तक बस रुक सकते हैं, हमें मजीद आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारा काम पूरा हो चुका है। लेकिन अगर किसी को फर्स्ट अप्रोच पसंद नहीं आई तो वो अब जो सेकंड अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं, वो सेकंड अप्रोच को यूज करके भी अपना कंक्लूजन तक पहुंच सकता है, अपनी फाइंडिंग्स को कैलकुलेट कर सकता है। वो सेकंड अप्रोच क्या है? वो सेकंड अप्रोच है, अब बेटा आपने सिर्फ इस पार्ट बी, ये जो कैपिटल बी लिखा हुआ है, अब सिर्फ आपने इस पे फोकस करना है। प्लीज इस लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस पे फोकस करो, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है। सेकंड अप्रोच मैंने जैसे आपको पहले बताया वो है कैलकुलेट प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज्ड वर्सेस नॉन डिजीज्ड। पहले हम क्या करे थे, देखो डिफरेंस, देखो वर्ड्स ऊपर नीचे हैं और जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम करे थे कैलकुलेट प्रेवलेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड वर्सेस अनएक्सपोज्ड। अब हम उसके उलट काम करें, अब हम कर रहे हैं कैलकुलेट प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर इन डिजीज्ड वर्सेस नॉन डिजीज्ड। तो पहली अप्रोच की तरह इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। पहले मैंने प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है एक्सपोजर की, सिर्फ डिजीज्ड में मैं इंटरेस्टेड हूं, यानी इस डार्क पर्पल कॉलम में, ये वाले कॉलम में मैंने किस चीज की प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है? एक्सपोजर की। किन के अंदर करनी है? ऐसे लोगों में जिनको डिजीज है, ठीक है, सिर्फ इस कॉलम से अभी मैं इंटरेस्टेड हूं। अच्छा, अब जनाब प्रेवलेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल पॉपुलेशन। मेरी टोटल पॉपुलेशन क्या है? अब जब मैं सिर्फ इस कॉलम में इंटरेस्टेड हूं, मेरी टोटल पॉपुलेशन क्या है? मैं किसके अंदर? 30। ए प्लस सी है ना मेरी टोटल पॉपुलेशन, यानी ऐसे लोग जो ग्रुप ए में हैं और ऐसे लोग जो ग्रुप सी के अंदर हैं। ठीक हो गया? हाँ 30 बेटा आपने बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो ए प्लस सी मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या होते हैं? केसेस होते हैं। केसेस मेरे कौन से हैं? ऑब्वियसली मेरे पास डिजीज यही वाला ग्रुप है ए। सी तो मेरा मैं ले नहीं सकता इसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई मैं किस चीज की प्रेवलेंस कैलकुलेट कर रहा हूं? एक्सपोजर की। अब मैं डिजीज को नहीं ले रहा। अब आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, मैं प्रेवलेंस किस चीज की कैलकुलेट कर रहा हूं? मैं प्रेवलेंस एक्सपोजर की कैलकुलेट कर रहा हूं। भाई सी तो है ही नॉन एक्सपोज, वो तो मेरे न्यूमरेटर में आ ही नहीं सकते, तो सिर्फ ले दे कि ए ही आएगा ना, मेरा एक्सपोज तो है ही ये, तो ए बाई ए प्लस सी मेरा आ गया। अब इसको भूल जाओ, पर्पल वाले कॉलम को। अब मैंने कैलकुलेट करनी है एक्सपोजर की प्रेवलेंस किन के अंदर? नॉन डिजीज्ड के अंदर। ये व्हाइट वाला कॉलम से अब मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। प्रेवलेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। डिनोमिनेटर में क्या आता है? टोटल पॉपुलेशन। तो मेरी नॉन डिजीज की टोटल पॉपुलेशन कौन से ग्रुप्स हैं जिनको डिजीज नहीं है? बी भी ऐसा ग्रुप है और डी भी ऐसा ग्रुप है। बांग्लादेश एंड डेनमार्क, बी प्लस डी, ये दोनों ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको डिजीज नहीं है, वो मेरे डिनोमिनेटर में आ गए। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? किस चीज की प्रेवलेंस है? एक्सपोजर की। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? वो लोग जो एक्सपोज्ड हैं, तो वो कौन से लोग हैं? वो सिर्फ बी है, ठीक है। डी तो बेचारा एक्सपोज्ड ही नहीं है, तो सिर्फ बी आएगा, बी बाई बी प्लस डी, ठीक है बेटे। अब जरा आ जाओ, हम उन्हीं हाइपोथेटिकल वैल्यूज को डाल लेते हैं। मैंने ए कितना लिया था? 10 लिया था। सी सॉरी ए 20 लिया था। सी कितना लिया था? 10 लिया था, ठीक हो गया। सो 20 डिवाइडेड बाय 30, 0.67। 0.67, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। इसको जरा अपने पास लिख लो 0.67 को। दूसरी तरफ वर्सेस क्या है? b डिवाइडेड बाय b प्लस डी। b मैंने कितना लिया था? 15 और d लिया था 30। सो 15 डिवाइडेड 30 प्लस 15 45, बिल्कुल सही है। 15 डिवाइडेड बाय 45 कितना आ गया? 0.33। यस सर। यही आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है 0.67 वर्सेस 0.33, यही हुआ। 0.67 वर्सेस 0.33, ठीक है ना? ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ कौन सा आंसर बड़ा है?
0.67 बड़ा है या 0.33 बड़ा है? 0.67 बड़ा है ना। 0.67 वाला कौन सा था? जहां पे हमने एक्सपोजर की प्रेवलेंस कैलकुलेट की है किसमें? डिजीज्ड में। और 0.33 कौन सा था? जहां पे हमने एक्सपोजर की प्रेवलेंस कैलकुलेट की है नॉन डिजीज्ड में। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ सोडियम कंजम्पशन एक्सपोजर इज मोर इन डिजीज्ड। डिजीज्ड मतलब हाइपरटेंसिव, यानी जो लोग हाइपरटेंसिव हैं हमारी कम्युनिटी में वो सोडियम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कंपेयर्ड टू दोज हु आर नॉट हाइपरटेंसिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको हम ऐसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 0.67 वर्सेस क्या 0.33 आया था कि भाई प्रेवलेंस ऑफ सोडियम कंजम्पशन is more in hypertensives compared to those who are not hypertensive. ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया। अब जरा आप अपने पहले वाले अप्रोच ए वाले कंक्लूजन को और ये अभी अप्रोच बी वाले कंक्लूजन को, दोनों को जरा कंपेयर करो। दोनों क्या बात कर रहे हैं? दोनों सेम बात कर रहे हैं ना, चाहे हमने फर्स्ट अप्रोच यूज की या सेकंड अप्रोच यूज की। दोनों का कंक्लूजन ये है कि भाई पहली अप्रोच हमें ये कह रही है कि वो लोग जो सोडियम ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन ज्यादा है कंपेयर टू वो लोग जो सोडियम कंज्यूम ज्यादा नहीं करते। और दूसरी अभी वाला जो अप्रोच बी से मैंने किया वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है अप्रोच कि भाई वो लोग जिनमें हाइपरटेंशन है वो सोडियम ज्यादा कंज्यूम करते कंपेयर टू वो लोग जिनमें हाइपरटेंशन नहीं है। तो दोनों का कंक्लूजन सेम बात बता रहा है ना, यानी वो कंक्लूजन ये है चाहे हम अप्रोच ए से जाएं चाहे हम अप्रोच बी से जाएं। और हमेशा बेटे याद रखें जो भी अप्रोच आप लोगे आपका कंक्लूजन इसी तरह सेम आना चाहिए और सेम ही आएगा हमेशा। तो भाई कंक्लूजन हमारा ये है कि there is an association between sodium consumption and hypertension. Why? ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि भाई अगर हम पहली अप्रोच को देख लें तो जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनमें हमारी डिजीज ज्यादा है। दूसरी अप्रोच को देख लें तो जो लोग डिजीज्ड हैं उनमें हमारा एक्सपोजर ज्यादा है। तो इसका मतलब है भाई कोई ना कोई लेना देना जरूर है सोडियम कंजम्पशन का और हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये चीज आपने सर इसमें वैल्यूज को तो नहीं वैल्यूज को क्या नहीं कर सकते? कि वैल्यूज सेम होनी चाहिए या नहीं, कंक्लूजन को सिर्फ करना ना कि वो सेम हो। कंक्लूजन से हम लोग देखो बेटे जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमने वैल्यूज अंदर डाली थी फॉर्मूला में, चाहे अप्रोच ए थी चाहे अप्रोच बी थी, वैल्यूज तो सेम डाली थी। जब कैलकुलेट किया तो वो आंसर जाहिर है डिफरेंट आ रहा है। वो डेफिनेटली डिफरेंट आएगा क्योंकि हमारी अप्रोच चेंज हो गई ना। पहले हम कॉलम वाइज देख रहे थे, फिर रो वाइज देख रहे थे, फिर हम कॉलम वाइज देख रहे थे। तो उस वजह से कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर था 0.57 वर्सेस 0.33 या पहली बार क्या आया था 0.67 वर्सेस प्रोबेबली 0.25 ऐसे करके, वो जाहिर है डिफरेंट है। लेकिन उससे कंक्लूजन तो सेम आ रहा है, कंक्लूजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका आंसर भले डिफरेंट है, कंक्लूजन सेम होना चाहिए। वो आपका कॉमन सेंस भी आपको बताएगा कि कंक्लूजन सेम है। ठीक है, तो ये है हमारी जनाब क्रॉस सेक्शन स्टडीज। कुछ 2-3 चीजें और भी इसके अंदर रह गई हैं, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि क्या और चीज क्रॉस सेक्शन से। ठीक है जी। सो बड़ा मजेदार होता है ये, अगर बेटे आपको एक बार समझ में आ जाए ना तो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और बिलीव मी ये इतना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि आपको अंदाजा भी नहीं है। अभी आप जितना भी एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे आपको वापस अपनी किताब एक दिन खोलनी पड़ेगी, यही वाली गॉडेस की, और यही चैप्टर को, यही टॉपिक को आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि अच्छा आप
इंशाल्लाह अगर बहुत बड़े लेवल पे भी जाके आप रिसर्चेस करते हो या अपनी पीएचडी करते हो या कुछ और करते हो और उसके अंदर कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व है, तो आपने हमेशा इन्हीं स्टडी डिजाइन में से कोई एक चूज कर, और यही बेसिक वाले फॉर्मूलाज जब आप वापस जाके देखोगे, ज़ाहिर इंसान भूल जाता है, तो फिर आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है जी, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। क्रॉस सेक्शनल को ही हमने थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। मंडे को मैं फिर अगेन आपका एक क्विज होगा, मैं आपको टॉपिक वगैरह बता दूंगा, उसी तरह से सिंपल सा 5 ट्रू फॉल्स एंड 5 एमसीक्यूज टॉपिक मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आजकल में। मंडे को एक छोटा सा हम पहले क्विज कर लेंगे और कुछ इसके 2-3 पॉइंट्स रहते हैं वो कर लेंगे, फिर आगे हम मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह केस कंट्रोल। ठीक है बेटे, सो स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।